हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज से हम इंग्लिश का शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का। किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हो, CHSL लगा लो, CGL लगा लो, MTS लगा लो, 25 मार्क्स की पूछी जाती है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 25 मार्क्स का, मतलब 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। GD में 20 से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इंग्लिश ग्रामर, आई होप। और तो आज हम शुरू करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक कराना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वर्ब। सबसे पहले इंग्लिश में क्या आता है? वर्ब आता है। अगर आपको वर्ब के बारे में पता है ना, देन आप टेंस भी बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो अगर आपको वर्ब का पता होता है तो। ठीक है, वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो हम अपनी क्लास अभी वर्ब की बताएंगे आज आपको कि वर्ब का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए इसको। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उनमें आप अपने दोस्तों को इसको भेज सकते हो, इसका लिंक भेज सकते हो। मतलब जिस भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप लोग जुड़े हुए हो और उनमें जो भी ग्रुप्स हैं, आप उनमें इसका लिंक शेयर कर सकते हो। शेयर करके बोल सकते हो कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितना हो सके इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और मैं देखूँगी किस किसने क्लासेस देखी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई सुझाव देना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर कुछ पूछना है या कुछ भी XYZ आप लोगों को बताना है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, देन जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि ये हमारे क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है। ये हमारे क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब ग्रुप पे आ जाएंगे। आप कहाँ आ जाएंगे? हमारे यूट्यूब ग्रुप पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और यहाँ से आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है किसी से भी रिगार्डिंग, तो आप हमें इस QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं मैसेज। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सक्सेस बैच लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये सक्सेस बैच है हमारा, जिसमें हम अभी आपको इंग्लिश ग्रामर कराने जा रही हूँ मैं। और आपको बहुत मज़ा आएगा इंग्लिश ग्रामर पढ़ के। अगर फिर भी आपका वर्ब से रिलेटेड कोई डाउट बचता है, कुछ भी बचता है, आज मैं आपको सारे वर्ब के बारे में बताऊँगी, कैसे क्या यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपना शुरू करते हैं। जैसा आप लोगों को मैं बताती हूँ कि वर्ब होता क्या है, वर्ब होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि वर्ब होती क्या है। ये आप लोगों को दिख रही है, वर्ब क्या है? वर्ब कार्य का होना दर्शाती है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ड कहते हैं। कुछ भी चीज़ हो गई, वर्ब आपको पता है। किसी चीज़ में वर्ब, ईट मतलब खाना। ठीक है, डू मतलब करना, कम मतलब आना, ये कोई क्रिया बताता है। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? हमारी क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और बेसिकली वर्ब क्या बताती है? किसी काम को कर दिया ना, उसको बताती है कि ये काम हो चुका है। डूइंग, करना, जो कार्य होना है या करना है उस चीज़ को दिखाती है ये। ठीक है, वर्ब को हम बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। बेसिकली कितने भागों में बांट सकते हैं? दो में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ किन दो में बांट सकते हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, विजिबल हो रही होगी होपफुली। ये आप लोगों के सामने है, ये हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? इनको दो भागों में बांटते हैं। पहले दो भागों में बांट के मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से दो भाग हो सकते हैं। दो भाग आप लोगों के सामने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक हमारा होता है मेन वर्ब। ठीक है, हो गया। हेल्पिंग वर्ब को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। किस में बांटते हैं? दो में, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में।
ठीक है, जो बी, डू, हैव, ये सब चीज़ होती है। मॉडल्स आप लोगों को पता है जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते। मॉडल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते। मेन वर्ब क्या होती है आप लोगों के पास, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आती है। मुख्य क्रिया के स्थान पर जैसे हो आना, कम, ठीक है, जाना, गो, ईट, खाना, है ना, ये सारे क्या हो गई, हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, और जैसे ही ये मॉडल्स क्या होते हैं, मेन वर्ब को नहीं बताते हैं, मेन वर्ब का कार्य नहीं बताते ये क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, एटीसी, नीड, डेयर, यूज टू, ठीक है, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, नीड एवं डेयर। ठीक है, मॉडल में मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। जो यूज टू होता है ना, ये मॉडल भी है और एडजेक्टिव भी है। ऐसे ही नीड और जो डेर है ना, ये दोनों का काम करता है। इसको हम मॉडल में भी यूज़ कर लेते हैं और मेन वर्ब में भी यूज़ कर लेते हैं। जब हमें बोलते हैं ना कि मुझे एक पेन की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या है कि मुझे एक पेन की नीड है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। अब ये मॉडल नहीं रहा, अब ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और ऐसे बोलते हैं तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तो उसमें डेयर क्या आ जाता है हमारा, उसमें डेयर क्या होता है हमारा, मेन वर्ब होता है, ना कि मॉडल होता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जैसे बी, डू, हैव, हेल्पिंग वर्ब, ये बेसिकली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस बनाने में हम यूज़ करते हैं, जो हेल्प करती है, वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को देखो आप, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हम बात कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब की कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं मैं ये बताती हूँ आपको। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के स्थान साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं ये, वो वाले वर्ब, मतलब वो वर्ब्स जो दूसरी वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, जो किसके साथ होते हैं, दूसरी वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी क्या कहा जाता है। ठीक है, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। कैसे, ये अपने साथ दूसरी वर्ब लेके आते हैं, अपने साथ जैसे दूसरी वर्ब लेके आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब ये होती है जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इज़, एम, आर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये अपने साथ क्या करती है, दूसरी वर्ब लेके आती है। हम बोलते हैं मे आई कम इन मैम, तो इसमें मॉडल आ गया, मे आई कम इन मैम, मे क्या है, हमारा मॉडल हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस होता है हमारे पास, मे आई कम इन मैम, इसमें ये कम इन क्या हो गई, ये हमारी दूसरी वर्ब हो गई और ये दूसरी वर्ब हो गई। ठीक है, अपने साथ क्या लेके आ रही है, दूसरी वर्ब लेके आ रही है, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक, अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं हमारे पास, मॉडल्स में क्या क्या आता है, मॉडल्स में हमारे पास क्या क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मार्जिनल और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब देखो, इसमें क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड,
शुड, मस्ट और टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इनको हम किस में यूज़ करते हैं? सिर्फ ओनली हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपको मॉडल्स दिखेगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो, जहाँ भी आपको मॉडल्स दिख गया वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ये देखो, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? यूज टू, नीड टू, डेयर टू ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऐसे मॉडल्स है जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, अभी मैंने बताया था कि नीड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, डेयर का यूज़ भी कैसे कर सकते हैं, और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में भी हो सकता है। एडजेक्टिव को हम किसके रूप में भी यूज़ कर सकते हैं? इसको हम मॉडल्स के रूप में तो यूज़ करते ही करते हैं, और एडजेक्टिव के रूप में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा नीड और डेयर क्या होता है? नीड और डेयर क्या होता है? इसको हम मेन वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं और मॉडल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये मैं आगे चल के आप लोगों को पहचानना बताऊंगी कि कब ये नीड जो होता है, कब हम इसको मॉडल्स की तरह यूज़ करेंगे और कब हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। आगे जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स कराऊंगी ना, आगे चल के क्वेश्चंस कराऊंगी, तब बता दूंगी आप लोगों को। गॉट इट? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ बिंदु बताती हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट्स है। ऑक्सिलरी वर्ब के लिए इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, रूल्स जो है। ठीक है, इसके रूल्स बताती हूँ। रूल नंबर 1 क्या कहता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ करते हो तो उनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। ठीक है। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। इसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब इसको यूज़ नहीं कर सकते। मेन वर्ब क्या नहीं कर सकते? यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ही रूल नंबर 2 क्या कहता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का V1, V2, V3 और ING फॉर्म या S या ES फॉर्म नहीं होते। मॉडल में कोई फॉर्म नहीं होती। मॉडल में सिर्फ यही होगा, कैन का कैन ही होगा। ठीक है। इसको यूज़ कर लेते हैं। कुड जो होता है उसको पास्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इसकी कोई फॉर्म नहीं होती कि फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म ये है। इनकी कोई फॉर्म्स नहीं होती मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। ठीक है। इनका प्रयोग सभी नंबर्स, पर्सन, सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी जो फॉर्म है ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी फॉर्म को क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी फॉर्म को क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। कैन है तो कैन को कैन ही लिखेंगे भाई, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ना उसका फर्स्ट हो सकता है, ना सेकंड हो सकता है, ना थर्ड हो सकता है। उसको किसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। पर्सन, नंबर जो भी है उनके साथ एज इट इज़ लिखेंगे। मान लो 10 नंबर है या 10 लोग हैं, ऐसा नहीं होता ना, इसके साथ एस या ES नहीं लगा सकते, कैंस नहीं कर सकते, इसको कुड्स नहीं कर सकते। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 को आप लोग देखें। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? आउट तथा यूज्ड के बाद इनफाइनाइटिव टू, इन दोनों शब्द के बाद और टू के बाद और यूज के बाद टू लगता है। अगर टू लगा हुआ है इनके साथ, दोनों के साथ, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हमेशा वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर इनके बाद टू लगा हुआ है तो। ठीक है। यूज़ ऑफ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं यूजेस बताती हूँ आपको मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के। ठीक है। जैसे कि कैन और कुड के यूज़ देखते हैं। कैन और कुड हमने देखा है ना, पास्ट में हम कुड को यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हम कैन को यूज़ करते हैं। इसको हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? पास्ट के लिए। और इसको प्रेजेंट के लिए। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। क्या कहता है पहला रूल? क्या कह रहा है ये देखो आप लोग। पहला रूल क्या कह रहा है इसमें? कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, ठीक है, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? कैन को अगर हमें पावर बतानी है, अपनी एबिलिटी बतानी है, अपनी कैपेसिटी बतानी है, अपनी कार्य क्षमता, ठीक है, अपनी योग्यता और शक्ति बतानी है, तो हम ये बोलते हैं ना, आई कैन डू इट। इसमें हम अपनी क्षमता बता रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। आई कैन डू इट। इसमें मैं अपनी क्षमता बता रही हूँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, है ना। इसमें हमने क्या बताई? अपनी क्षमता बताई, आपको अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका क्या यूज़ हुआ? कैन यूज़ हुआ। और कुड का प्रयोग पास्ट, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी
बताने के लिए किया जाता है। पास्ट में जब भी हमें पास्ट टेंस में अपनी कार्य क्षमता बतानी होगी या अपनी एबिलिटी बतानी होगी या अपनी पावर बतानी होगी तो हम कुड का यूज़ करेंगे। जहाँ हम कैन का यूज़ करे थे वहाँ हम कुड का यूज़ करेंगे। पास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। ये मैंने आप लोगों को अभी ऊपर भी बताया था और एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लोगों को सुनने में मिलता होगा। तभी रूल नंबर 2 पर चलते हैं। कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी करते हैं। जैसे मे आई कम इन मैम, मैं ऊपर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे के आई थी ना, अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था, मे आई कम इन मैम। ऐसे हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं मे का। ठीक है, ऐसे ही हम इसका बता रही हूँ मैं आपको कैन का। कैन आई हेल्प यू, हम पूछते हैं ना, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके लिए ये हमने क्या ली, उससे परमिशन ली ना। परमिशन लेने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 कह रहा है कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब आप लोग समझ रहे हो? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है? जो हमें कुछ प्रूव करना है, किसी चीज़ को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हम एक एग्जांपल देती हूँ आपको, इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कैन मेक अ मिस्टेक। ठीक है, ई हो रहा है भाई मिस्टेक के बाद, के बाद। ठीक है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, गलतियां तो सबसे होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। मतलब जो पॉसिबिलिटी हमें बतानी है, जैसे शाम तक बारिश हो जाएगी, ठीक है, या कल बारिश हुई थी, जैसे मैंने अभी बताया देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे क्या है? बॉम्ब हो सकता है। ठीक है, उस पॉसिबिलिटी को भी बताने के लिए हमने यूज़ किया। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं? कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन यानी कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी हम कर सकते हैं। फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्य में भी किया जाता है, एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्य में किया जाता है। तो कुड को क्या करते हैं? फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। कुड को किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैन को हम किसके? फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं कैन आई टेक योर स्कूटर, उससे कुछ मान लें, कैन आई टेक योर पेन, जैसे कि हमने मांग लिया फ्रेंडली रिक्वेस्ट की, कैन आई टेक योर पेन, पेन मांग लिया, उसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर ली। और जैसे वह कुड आई टॉक टू मिस्टर अनिल। ठीक है, नोट एबल का प्रयोग कैन कुड के साथ न करें क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। जहाँ आप लोगों को एबल लिखा दिख जाए वहाँ आपको कैन और कुड का प्रयोग नहीं करना। आई एम एबल टू दिस जॉब, एबल भी क्या बताता है? अपनी क्षमता बताता है। ये नोट है, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, आई होप आप लोगों को कैन और कुड में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। कैन को कैसे कैसे यूज़ करना है और कुड को कैसे कैसे यूज़ करना है। गोट इट। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने मे, माइट और मस्ट। ठीक है, तीनों एक है। कब कब किसका प्रयोग करना है ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। मे, ठीक है, मे, माइट और मस्ट। रूल नंबर 1 क्या कहता है? मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
संभावना बताने के लिए किया जाता है। मे क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है। क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्या बताएगा ये? पॉसिबिलिटी बताएगा। जैसे हमने बोल दिया इट मे रेन आफ्टरनून या इट मे रेन इवनिंग। जैसे एक एग्जांपल होगा इट मे रेन इवनिंग, NING। ठीक है, कि आज शाम में बारिश हो सकती है। ठीक है, और मे क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। मे क्या बताता है? हमें एक्सप्रेस करता है। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है? मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, क्या बताता है? ये एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस। किसको एक्सप्रेस करता है? अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम सबको आशीर्वाद देते हैं। कॉमन सा एग्जाम्पल लेती हूँ। कॉमन सा एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल होता है ना कॉमन सा। हम किसी को बर्थडे विशेस देते हैं तो हम बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। यही यही बोलते हैं ना जब हम सबको देते हैं तो बर्थडे पे विशेस देते हैं तो यही एक चीज़ बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप डेली यूज़ में हमेशा यूज़ ही करते होंगे, ये सबने सुना हुआ होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट या शो दैट इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। अब मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल क्लॉज है जो प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है अगर वो दैट से शुरू हो रहा है या शो दैट से शुरू हो रहा है, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ होता है वो। अगर पर्पस बताना है, हमें पर्पस बताना है तो हम क्या करेंगे? उसमें मे का यूज़ करेंगे। जब हमें पर्पस बताना होगा तो क्या करेंगे? हम मे का यूज़ करेंगे। शो दैट दिखाई दे जाए, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव। मैं खाता हूँ इसीलिए तो मैं लंबा जीऊँगा। जब मैंने बोल दिया, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है इसका। वी ईट सो दैट वी मे लिव। मैं खाता हूँ तभी तो मैं भाई जिंदा हूँ। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है, आई होप ये तीनों रूल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा देखो क्या कह रहा है। चौथा रूल क्या कहता है आप लोगों के सामने? माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना बताने के लिए भी, व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, जहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखानी हो ना उसके लिए तो हम मे का यूज़ करते हैं। जहाँ कम कम पॉसिबिलिटी दिखानी है वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उनके भाव को क्या किया जाता है? व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जब किसी एग्ज़ाम में आप लोगों को पास होना है तो उसमें क्या होगा? अगर पास होने की पॉसिबिलिटी कम है तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या कर देंगे? वहाँ माइट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? माइट लगाएंगे। जैसे हमने लिख दिया ही माइट पास द एग्ज़ाम बट आई डू नॉट हैव मच होप। ठीक है, पास तो हो सकता हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि भाई मैं पास होऊंगा ही होऊंगा। ठीक है, ऐसे ही हम रूल नंबर 5 क्या होता है? और जैसे मे की पॉसिबिलिटी बताने के लिए मैंने कहा था इट मे रेन इवनिंग। ये क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये तो होगा ही होगा। जैसे मौसम एकदम से ख़राब रहता है तो हम बता सकते हैं कि आज शाम को बारिश हो सकती है। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 आप लोगों के सामने, अगर संभावना बहुत अधिक हो यानी कि बहुत ज़्यादा,
ज़्यादा के लिए तो हम मे का प्रयोग करते हैं, कम के लिए हम लेस का प्रयोग करते हैं, सॉरी उसका माइट का प्रयोग करते हैं। जब ज़्यादा ही बताना है, बहुत ज़्यादा, उसके लिए किसका यूज़ होगा? मस्ट का यूज़ होगा। किसका होगा? मस्ट का होगा। ग्रेटर देन पॉसिबिलिटी क्या बताता है? ग्रेटर देन पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी पता चल गया तो मैं ज़्यादा बताता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ। ही ट्रेवल्स इन बाय एयर, ही ट्रेवल्स इन बाय एयर, ही मच बी रिच। ही ट्रेवल्स इन बाय एयर, ही मस्ट बी रिच। ठीक है, मे का प्रयोग हमेशा, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए भी प्रश्नात्मक वाक्य में किया जाता है। जैसे वो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था, मे आई कम इन। पूछ रहा है ना वो, और बिल्कुल इज्जत से पूछ रहा है, रिस्पेक्ट करके पूछ रहा है, तो उसमें भी हम मे का यूज़ करते हैं। नोट, मे का यूज़ कहाँ नहीं करना, कैसे नहीं करना, ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है, इसको देखो आप। मे एवं माइट के साथ पॉसिबल एवं लाइकली का प्रयोग नहीं करना। जहाँ पे आपको मे और माइट दिख गया, वो तो पहले ही पॉसिबिलिटी बताता है, वहाँ पे आपको पॉसिबल और लाइकली का प्रयोग नहीं करना, न करें, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी के हम कल करेंगे। बाकी का जो बचा हुआ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कैन और कुड हुआ है, और मे माइट और मस्ट हुआ है। अभी हमारे पास शेल विल बचा हुआ है, वुड बचा हुआ है। ठीक है, इन सब का यूज़ अब मैं आपको कल करके बताऊँगी, ये कैसे क्या करना है इन सब का यूज़। और फिर हम एक दिन क्वेश्चंस करेंगे कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देन मिलते हैं कल, और तब तक के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, अब स्टार्टिंग में बताया था, अब फिर से बताती हूँ कि अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इसको स्कैन कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अगर आपको हमारे यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब चैनल को सर्च करना है, तो आप इसको स्कैन कीजिए, आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगी, और आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट भी करना और शेयर करना जितना हो सके, और सब्सक्राइब कराइए दोस्तों। मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप हम लोगों को बहुत प्यार देंगे, और आपके लिए हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें रिटर्न में सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे चैनल को रिटर्न गिफ्ट्स दे सकते हो, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें इसको भेज सकते हो। सम्राट एजुकेशन हब, जग क्वालिटी एजुकेशन हब। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस, और मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे आप लोगों से। 11 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लास है, आगे कराती हूँ कंटिन्यू इसको। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।